विशेष कार्यक्रम आज होने जा रहा है और एक ऐसी बड़ी हस्ती, ऐसी नायाब हस्ती, ऐसी जिसको मतलब मल्टी फैसिलिटेड कहेंगे या इस तरीके की एक हस्ती आज हमारे बीच में, जिनसे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं और जिनका नाम आप सब लोगों को मालूम है, काजल सूरी जी। काजल सूरी जी का परिचय बहुत लंबा है, उनका काम मैं देख रहा हूँ तो मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। और एक ही व्यक्तित्व में कितनी है, वो बहुत अच्छी कवयित्री भी है, बहुत अच्छी वो एंकर भी है, बहुत अच्छी लेखक भी है, निर्देशिका भी है, अभिनेत्री भी है और अक्षर करने वाली है, जो उनके और हमारे बीच सेतु बनने वाली है, वो है वैदेही चौरे सोहितकर। अब ये बच्ची के बारे में मैं क्या बताऊं, ये हमारे बच्ची है क्योंकि इसकी जो मम्मी है वो हमारी फ्रेंड थी और मैंने वैदेही को बचपन से देखा। इतनी कम उम्र में कितनी जिम्मेदारियों को झेला जा सकता है, कितना बड़ा काम किया जा सकता है, तो मैंने हमेशा वैदेही को, फिर आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो या नाटक की प्रतियोगिता हो, कहाँ कहाँ नहीं मैंने उसको भागते हुए देखा है। और इसके अलावा एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का भी काम करती है। तो वैदेही भी एक मतलब हमारे लिए एक बहुत प्राउड का विषय है और आज ये दोनों व्यक्ति तो आज हमारे बीच में है। और काजल जी के बारे में जैसा मैंने कहा, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनसे हम उनके बारे में जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। कुल मिलाकर एक रंगमंच का उनका अपना जो प्रतिबद्धता वाला जो भाग है, जो कमिटमेंट वाला भाग है, तो उसको भी हम जान पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी लोग जानते हैं कि गूगल के साथ में भी फेसबुक और यूट्यूब पर भी ये लाइव हो रहा है, तो जहां जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। तो मैं सभी लोगों का फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और अगला सूत्र जो है वो मैं वैदेही को सौंप रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद पावड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित कला संस्कृति संवाद माला में मैं वैदेही चौरे सोइतकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर फिरदौस रूहे बार जमीयस हमी अस्तो हमी अस हमी अस, अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो वो है जम्मू कश्मीर में। भारत का नंदनवन मानने जाने वाला जम्मू कश्मीर की कन्या आज हमारे साथ उपस्थित है। आज हम उनसे रूबरू होने वाले हैं। आइए तो हम स्वागत करते हैं काजल सूरी जी का। नमस्ते काजल सूरी मैम। बहुत बहुत नमस्कार और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर सतीश जी ने इतना खूबसूरत बोला, मतलब आई मोर देन दिल से शुक्रिया सभी का मुझे मंच पर लाने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहा जाए उतना कम है। आपने एमएससी होम साइंस किया है, उसके बाद बीएड, एमए मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। आप लेखिका, दिग्दर्शिका, अभिनेत्री है। इसके साथ साथ विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है, यंग थिएटर डायरेक्टर फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है जो दिल्ली में आयोजित होता है, इसका आयोजन आपने किया है। पंजाबी वुमेन डायरेक्टर फेस्टिवल के लिए आपका चयन हुआ था, जिसमें संपूर्ण भारत से 5 महिलाओं का चयन हुआ था, उसमें से आप एक थी। आपने कई टीवी सीरियल्स, टीवी प्लेज, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्रीज का निर्देशन एवं प्रोडक्शन किया है, जो कि दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। 400 से ज्यादा टीवी सीरियल में आपने भूमिकाएं निभाई है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के जूरी मेंबर आप सिलेक्ट हुई थी, उसमें एज ए जूरी मेंबर आपको इनवाइट किया गया था। गेस्ट फैकल्टी है आप श्री राम सेंटर जो दिल्ली में है, मंडी में, तो वहां पे आप गेस्ट फैकल्टी करके जाती है। शख्सियत, ये जो एक सीरीज है आपकी जिसके 100 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब पद्म भूषण हो या फिर संगीत अकादमी अवार्डी हो, ऐसे लोग इस शख्सियत में इनवाइट किए जाते हैं जिनकी मुलाकात आप लेती हो।
गई है। कोविड-19 के काल में आर्यन फिल्म प्रोडक्शन मुंबई ने आपको आपके आर्ट और कल्चर की फील्ड में आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए अवार्ड दिया है, आपको नवाजा गया है। इतना सब कुछ है, मतलब मैंने ये तो बहुत शॉर्ट में बताया। इतनी बड़ी शख्सियत आज अपने साथ है और हम इनसे रूबरू होने वाले हैं, जो कि है एक लेखिका, दिग्दर्शिका, अभिनेत्री, उसी के साथ साथ एक स्त्री भी। तो मैं तहे दिल फिर से आपका स्वागत करती हूँ और चलिए शुरुआत करते हैं मेरे पहले प्रश्न से। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि आप लेखिका है, तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी किसी नज्म से हो जाए, कोई एक आपकी फेवरेट नज्म आपकी ही पोएट्री बुक से। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी पोएट्री की बुक है मैं काफी सालों से लिखती थी। लेखन की शुरुआत तो बचपन से ही शुरू होती थी, लेकिन पब्लिशिंग के लिए कभी सोचा नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ पब्लिश कराऊंगी तो मेरा कुछ अपना बहुत सब लोगों को पता चल जाएगा, मेरी पर्सनल चीज सब लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन फिर मुझे दिल्ली के जो जाने माने साहित्यकार है हमारे हिंदी के, डॉक्टर प्रताप सहगल, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप पब्लिश कराओ, नाटक पब्लिश कराओ। मैंने 15 नाटक लिखे, तो उन्होंने कहा नहीं आप पब्लिश कराओ, तो अपनी कविताओं की किताब पब्लिश कराओ। मैंने लिखना इंग्लिश में स्टार्ट किया था, लेकिन जो मेरी पहली कविता का जो संग्रह आया वो हिंदी में आया है, ख्वाबों की चांद। इसकी जो सारी कविताएं हैं, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये जो कविताएं हैं ये कविताएं नहीं, मेरे एहसास जो मैंने फील किया है उनको कागज पर उकेरने की कोशिश की है, तो मैं इनको कविता कम और एहसास ज्यादा कहूंगी। कश्मीर में से मेरा ताल्लुक रहा है, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर मेरी रूह में है और अब अपनी मिट्टी की खुशबू हमेशा आपको अपने जहाँ से आपका संबंध होता है वहां से आपको आती ही रहती है, वो जगह आपको हमेशा खींचती है, आप कहीं से भी रहो। तो ख्वाबों की चांदी मेरा पहला कविता संग्रह है, इसकी सभी कविताएं जैसे कि मैंने कहा मेरे एहसास है, जो मैंने फील किया वो मैंने लिखा है। लेकिन एक कविता है, एक नज्म कह सकती हूँ इसको, चाहतों का सफर। जब हम कश्मीर में रहते थे, हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वहाँ क्योंकि अब हम नहीं कश्मीर में नहीं, अब हम दिल्ली में हैं, तो वो जो चीजें वहाँ की है वो हमेशा मेरे साथ रही हैं, क्योंकि कश्मीर के तो हम बाशिंदे हैं, हम वहाँ रहने वाले हैं, हम लोगों के फिक्रों में है। लेकिन जो बाहर के सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी जो कश्मीर आ जाता है वो उसकी यादों में ताजा रहता है। तो कश्मीर तो मेरे दिल में है क्योंकि हम वहीं पे पले बड़े हैं। तो एक नज्म है चाहतों का सफर, ये वहीं के मेरे एहसास हैं जिनको मैंने शब्द के माध्यम से कागज तो फेरा है। झेलम आप सभी जानते होंगे, झेलम के किनारे बना नदी। तो झेलम पर बने सातों पुलों के नीचे, झेलम पर 7 पुल हुआ करते थे, झेलम पर बने सातों पुलों के नीचे वादी में डोंगे में बैठकर जो लकड़ी की कश्ती होती है जिसमें रहते हैं लोग, उसको डोंगा कहा जाता है। वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुजरने को जी चाहता है। बावला मन देखता है कई ख्वाब, बावला मन देखता है कई ख्वाब, कभी चाहता है चार चिनार की छांव तले बैठना। चार चिनार बहुत खूबसूरत एक आइलैंड है डल लेक में, जिसमें 4 चिनार है, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन अब वहां 3 चिनार रह गए हैं। तो कभी चाहता है 4 चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है जाफरान की जब हम डल झील में बैठते हैं शिकारे पर, तो एक तरफ आपको शंकराचार्य जो मंदिर है वो नजर आता है, एक तरफ दुर्गा माता जो मंदिर है हारी पर्वत वो नजर आता है, एक तरफ जो छठे पातशाही वो नजर आता है, एक तरफ हजरत बल दरगाह जो है वो नजर आता है। कभी चाहता है चांदनी रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल और चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह को। यही तो है हमारी कश्मीरियत और गंगा जमी तहसील है, दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका। यही तो चाहता है, यही तो है तेरी चाहतों का सफर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मतलब हम लोग जहाँ भी कोई अपने घर में है, लेकिन सभी लोगों को, सभी दर्शकों को आपने कश्मीर दिखा दिया अपनी इस पोएम के माध्यम से। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इतने सुंदर वातावरण में आपका जन्म हुआ, मतलब जम्मू कश्मीर तो जन्नत है और जन्नत जन्नत में आप रहती है, तो जन्नत
कदम आपने कब रखा और वो मोमेंट कैसा था, क्या फील? मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानूंगी क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों थिएटर से हैं, दोनों पैशनेट थिएटरिस्ट हैं, वो रहे हैं। पापा को तो जम्मू कश्मीर में स्टेशन पितामह कहा जाता है थिएटर का, रंगमंच का, और जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है थिएटर के, उनके साथ पापा का जो वहाँ की गवर्नमेंट ने है, उनके म्यूजियम में पापा की फोटोग्राफी उन सब लोगों के साथ, तो ही वॉज कंसिडर्ड एज स्टेशन पितामह ऑफ थिएटर इंडिया। तो बचपन से ही हमारे घर में वही एटमॉस्फेयर, साहित्यिक चर्चाएं, सब पे डिस्कशन, सब लोग आया करते थे, जो बड़े बड़े साहित्यकार है वो आया करते थे, थिएटर्स आया करते थे, तो उसी तरह के माहौल में मैं बनी हूँ। और कश्मीर में थे हम उस वक्त, तो पापा दूरदर्शन से भी जुड़े हुए थे, तो एक मुझे याद है थिएटर से पहले मैंने मेरा जो कदम है वो दूरदर्शन में एक छोटा सा एक टेलीफिल्म की डोगरी की, तो उसमें उनको एक बच्चे की जरूरत थी। मैं आई थिंक 3 साढ़े 3 साल की होंगी, तो क्या बात करूंगी मैं उस वक्त, क्या बोलूंगी, लेकिन वो जो कहते हैं ना पहला कदम, तो मेरा पहला कदम वहाँ पे पढ़ा दूरदर्शन में, जो टेलीफिल्म थी उसको किया। फिर वही टेलीफिल्म उन्होंने पापा ने टैगोर हाल, जो कश्मीर का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे करना था। तो फिर वही मैंने वहाँ पे मेरे पहले दूरदर्शन से पढ़े, दूरदर्शन के स्टूडियो से, उसके बाद फिर मैंने कश्मीर में जो ऑडिटोरियम है टैगोर हाल, वहाँ पे बुक करेक्टर किया था, छोटे बच्चे का ही करेक्टर था। तो उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, और जिस तरह से घर का एटमॉस्फेयर देख देख के, जो कहते हैं ना कि थिएटर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन थिएटर बन गया। हाँ हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि थिएटर आर्टिस्ट पहले थिएटर में काम करते हैं, बाद में स्क्रीन पे करते हैं। आपके केस में थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन बहुत अच्छी बात हुई और आप इससे जुड़ी रही हमेशा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो बचपन बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही करती हूँ। मैं पहले ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक कहते हैं कि अगर आपके घर में जैसा एटमॉस्फेयर होता है, आप उसके साथ बंधे चले जाते हैं। तो मुझे क्योंकि थिएटर, तो मैं आज अगर रंगमंच की बात करूँ, थिएटर की बात करूँ, तो सभी चीजें, सभी मीडिया एक तरफ, और जो थिएटर है वो मेरी रूह में है, मेरा ऑक्सीजन मैं अगर कह सकती हूँ, तो इबादत है मेरे लिए थिएटर। तो जब मम्मी पापा को मैं काम करते हुए देखती थी, इस तरह के डिस्कशन होते थे, स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन होती थी, तो पैशन की अगर मैं बात करूँ, जब तक आपके अंदर पैशन ना हो आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक पैशन की बात बताती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी माँ और पापा की जब शादी हुई, तो 15 दिन ऐसे हुए थे उनकी शादी को, तो टैगोर का एक प्ले था, तो वो टैगोर हाल में होना था। तो पापा उस प्ले के लिए पापा को अपने बाल पूरे बैल करवाए। तो हमारे जम्मू कश्मीर में बाल मुंडवाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता होगा उस वक्त, तो लेकिन शो वाले दिन पापा अपने पूरे बाल बाल मुंडवा के आए कैरेक्टर में आने के लिए, और उन्होंने वो शो कर लिया। तो थोड़ा सा मेरी जो दादा जी को तहसीलदार थे, तो मेरी दादी को बहुत गुस्सा चढ़ा, क्योंकि अच्छा नहीं समझते बाल को मुंडवाना, तो कुछ डांट वांट पड़ी पापा को, लेकिन मम्मी तो खैर थिएटर से थी, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये पैशन होता है कि पैशन आपसे बहुत कुछ करवाता है। तो थिएटर तो मैं करती थी, साथ साथ मैंने दूरदर्शन भी ज्वाइन कर दिया, आकाशवाणी में बच्चों के प्रोग्राम शुरू किए मैंने। एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम हुआ करता था श्रीनगर आकाशवाणी रेडियो में, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की, जिससे अब आकाशवाणी, बहुत ही फेमस प्रोग्राम हुआ करता था, वादी की आवाज पर। तो वो बहुत मकबूल प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। वो इतना था कि लोग उस प्रोग्राम को सुनने के लिए सड़कें खाली नहीं जाया करती थी उस वक्त। तो वो उसमें लेजेंडरी आर्टिस्ट है जम्मू कश्मीर के, खासतौर पे कश्मीर के, वो हुआ करते थे, जिसमें क्रांति सुरंदर पद्मश्री है एक बहुत बड़ा नाम, गुलभूषण गुलफाम उन्होंने लिखा है, जिन्होंने एक सीरियल था उन्होंने लिखा है, तो वो भी उन्होंने करवाया था। तो मैं उस सीरियल से जुड़ी, पापा उसमें थे, ऑडियो था पूरा। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने दूरदर्शन में बच्चों के प्रोग्राम करना शुरू किया, आकाशवाणी में बच्चों के प्रोग्राम शुरू किए, थिएटर चलता रहा। फिर तो मेरा पहला सीरियल था, मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, तो मेरा जो पहला सीरियल था दूरदर्शन का फिल्म, वो था एक बोल पर, और बहुत ही खूबसूरत 13 एपिसोड का सीरियल था, और वो उसमें उसको बहुत खूबसूरत थी उस सीरियल को। उसके बाद मैंने बहुत काम किया। उसके बाद जब हम जम्मू आए, तो जम्मू आके मैंने जम्मू में उस वक्त थिएटर नहीं, टेलीविजन नहीं हुआ करता था, जस्ट एक उसके लिए रखा था, टेलीकास्ट के लिए था, प्रॉपर नहीं था। तो जम्मू आके थिएटर किया मैंने, जब मास्टर ज्वाइन किया होम साइंस में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो हम लोगों का यूनिवर्सिटी में, आई वाज जॉइंट कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों ने अपना जो हमारा थिएटर था, तो हम रिहर्सल किया करते थे, हमने थिएटर शुरू किया दोबारा से। तो उन दिनों इतनी ठंड हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर में तो खैर ठंड होती ही है, तो 5 बजे का वक्त हम लोगों ने मुकर्रर किया था कि 5 बजे हम रिहर्सल करेंगे, 5 से 8, साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद 9 बजे हमारी क्लासेस हैं, हम यूनिवर्सिटी जाके अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, क्योंकि आने का कोई टाइम नहीं होता साइंस यूनिवर्सिटी के। तो हम लोग सुबह
जाते थे, एक मंदिर था, वहां जाके हम रिहर्सल किया करते थे, पूरा झाड़ू पोछा करके फिर हम धूप ला के रिहर्सल किया। तो ये बात आ जाती है कि अगर आपके अंदर जुनून हो तभी आप ये कर सकते हो, अगर जुनून नहीं होगा, अगर आप थिएटर को एक हॉबी की तरह करोगे तो आप कहाँ उठोगे 5 बजे, कहाँ जाओगे रिहर्सल स्पेस में उसको साफ करके, आप साफ करके पूजा करके, तो जिस थिएटर इबादत है फिर आप रिहर्सल शुरू करोगे, तो उसका वही है कि आपके अंदर पागलपन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सीरियस दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म लिखी, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी पापा के साथ साथ। लिखने का भी मैं आपको कहूँ कि लिखने की जो शुरुआत थी, जब रेडियो के लिए मुझे एक वार्ता लिखनी थी, और वार्ता में ये था कि मुझे बच्चों के प्रोग्राम के लिए एक वार्ता लिखी। तो अहमद मकबूल शेरवानी जिन्होंने कबायली हमले से बचाया था, बारामूला में जब कबायली हमला हुआ था तो उन्होंने बचाया था, तो उनपे मुझे एक वार्ता लिखनी थी। तो जब मैं 8th में थी, जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया, तो मैंने उस वार्ता को बार बार लिख रही थी, पापा सर बता रहे थे उसको मैं लिख रही थी। तो उसको लिखने में मुझे 3-4 दिन लग गए। उसके बाद फिर सीख कर करके पापा ने सीख कर करके इंस्पायर कर करके वो मैंने पहली जो मेरी वार्ता थी जो मैंने लिखना शुरू किया वो 8th से स्टार्ट किया। तो बस इस तरह से लेकिन पहली स्क्रिप्ट कब लिखी थी? पहली स्क्रिप्ट कब लिखी? पहली स्क्रिप्ट तो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप कहानी लिखते हो या वार्ता लिखते हो, आपकी स्क्रिप्ट ही होती है कि जब आप लिख रहे हो, आप वार्ता लिखते हो तो 10 मिनट की वार्ता चाहिए, कम से कम 10 पेज चाहिए आपको, 10-12 पेजेस चाहिए। तो जब मैं 8वीं में, तो मेरे लिए वही मेरी स्क्रिप्ट, उसको लिखने के लिए इतना जुनून था कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, आपको एथेंटिक लिखना बहुत जरूरी होता है, आप कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। या तो अगर आप फिक्शन लिख रहे हो तो उसको नहीं करो, और जब आप हिस्ट्री लिख रहे हो या किसी के बारे में लिख रहे हो तो आपको पूरे फैक्ट पता होने चाहिए। तो ये बात मेरे पापा से सीखी, वो लिखने के लिए अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर देते थे लिखने के लिए। और उनकी बात मैं अगर कहूँ कि उनकी राइटिंग से, क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे, उनकी राइटिंग से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स उर्दू डिपार्टमेंट में वो रिसर्च कर रहे हैं, उनकी राइटिंग पे शोध कर रहे हैं, तो वहीं से मुझे राइटिंग की प्रेरणा मिली लिखने की। तो बस उसी तरह से लिखना शुरू कर दिया। फिर मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, फिर मैंने नाटक लिखने शुरू कर दिए, फिर मैंने, क्योंकि पापा जर्नलिस्ट भी रही, तो मैंने भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म किया, स्टडी साथ साथ चलती रही, मम्मी म्यूजिक से जुड़ी रही, म्यूजिक साथ चलता रहा। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे आपने कहा कि जर्नलिज्म के लिए भी अवार्ड मिला, हर संडे मैगजीन में मेरे आर्टिकल्स, जो प्रोमिनेंट जो पेज होता है उसमें मेरे आर्टिकल्स छपना शुरू हो गए। तो एक एनकरेजमेंट मिलती है कि जब आप लिखते हो तो, और आपको एक एप्रिसिएशन मिली, तो थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलती है। हाँ, जब दोनों पेरेंट्स थिएटर फील्ड में रहते हैं तो बच्चों पे एक बर्डन होता है। यदि आप किसी आर्टिस्ट के बच्चे हो तो बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो ही अच्छा हो, पापा मम्मी अच्छा बोलेंगे, अदरवाइज पापा डांट देंगे। तो आपके पिताजी जो विश्व पितामह है जम्मू कश्मीर के थिएटर के, माननीय विजय सूरी जी, तो उन्होंने कभी डांटा है आपको कि ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे पसंद नहीं आया? मैं आपको बताऊं, मैंने मैक्सिमम सीरियल्स किए हैं, जितने भी सीरियल्स मैंने 400 के करीब टेलीफिल्म सीरियल्स एक्ट किए लिखने के समय, मेरे मैक्सिमम सीरियल्स में पापा मेरे साथ थे। किसी में मेरे भाई का करेक्टर कर रहे होते थे, किसी में मेरे फादर का करेक्टर कर रहे होते थे। एक सीरियल था जंग, मुझे याद है क्योंकि डांटने की आपने बात की, तो मैं थोड़ा सा ना बहुत काम कर करके आदमी थोड़ा सा लाइटली लेने लगता है चीजों को। ये चीज बहुत गलत होती है। अगर आप ये सुनवाना शुरू करो कि मुझे तो सब कुछ आता है और मैं कैमरे के सामने जाऊंगी, मैं 2 मिनट में शॉर्ट लेकर वापस आ जाऊंगी, वहां आप बात आपको, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपसे बात होता है। तो ये चीज मुझ में आ गई थी। तो पापा के साथ मेरा ठीक था, और पापा तो बहुत ही जबरदस्त एक्टर, तो उनको गोल्डन वॉइस कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, रेडियो में और नाटकों में। मैं बार बार कट कर रहे थे, जो हमारे डायरेक्टर थे बार बार कट कट कट, और मुझे लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है। और सब लोग, आई वाज टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि मेरे पापा हैं साथ में, मैं कर लूंगी। लेकिन जब पापा ने पूरी यूनिट के सामने मुझे बहुत बुरे तरीके से जाना कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, तो तब मुझे आंसू तो निकले और सब, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैं गलत कर रही हूँ। और मैं अगर ये समझने लगी हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है और ये मेरा डाउनफॉल हो जाएगा। तो जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें एक लर्नर की तरह सीखना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं हमें आ जाएगा। हर चीज को अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैं अपनी बातें करते रहूँ, अगर कुछ भी कर रहे हो, तो जैसे मैं एक नाटक की बात करती हूँ, मैंने एक नाटक है और एक जिससे ऑल ओवर इंडिया में 200 शोज किए, लेकिन जब भी मैं स्टेज पे वो वाला नाटक करती हूँ, भले ही मैंने 200 शोज किए उसको ऑल ओवर इंडिया में, तो पहली बार स्टेज पे जाते हुए डर अब मुझे लगता है कि वो जो मेरी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। तो ये चीज होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें कभी भी नहीं
होना चाहिए। खैर अगर अपनी बात को ओवर कॉन्फिडेंट मार देता है, कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट बट ओवर कॉन्फिडेंस इज। आपने रंगमंच पे मतलब थिएटर में काम किया, उसके बाद स्क्रीन पे भी काम किया, आपने रेडियो ड्रामा भी किया है, तो तीनों प्रोडक्शन में आपको कौन सा ज्यादा पसंद है और क्यों? मैं आपको बताऊं, मैंने दूरदर्शन स्टार्ट तो मैंने दूरदर्शन से ही किया था, बहुत काम किया दूरदर्शन में। और जब रेडियो से भी जुड़ी रही, स्टेज से भी जुड़ी रही, तीनों में जो बेस्ट है रेडियो में, अगर मैं कहूँ रेडियो ड्रामा जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीवी में जब हम काम करते हैं तो हमारे साथ बाकी जो चीजें वो हमें हेल्प करती है, हमारा सेट हमें हेल्प करता है, हमारे कॉस्ट्यूम हेल्प करते हैं, एडिटिंग हो जाती है, कट हो जाता है। रेडियो में भी आपकी वॉइस सिर्फ वॉइस है, आपका म्यूजिक आपको हेल्प करता है, आपके इफेक्ट्स आपको हेल्प करते हैं, जबकि बाकी चीजें नहीं होती वहां पे। और वो बहुत टफ है। स्टेज पे भी आपको बाकी चीजें हेल्प कर सकती है, लेकिन रेडियो इसलिए टफ है क्योंकि आपको पिक्चर्स अपनी वॉइस के जरिए एक पेंटिंग बनानी है अपने ऑडियंस के दिलों में, क्योंकि उनको आपने कनेक्ट करना है कि वो आपके साथ लेवल करें। अगर उसमें जरा सा भी चूक जाओ तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रेडियो में तो खैर उस टाइम काम कर ही रही हूँ, लेकिन अभी इतना काम करने के बाद जो थिएटर है उसकी बात ही कुछ अलग है। वो आपको जो सेटिस्फेक्शन देता है, जो आपको पीस देता है, वो आपको मुझे नहीं लगता कोई और मीडियम दे सकता है। एक महीना हम रिहर्सल करते हैं, इतनी फैमिली की तरह हो जाता है। आप रिहर्सल स्टेज में चाय पी रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी टीम को लेकर दूसरी जगह जाते हो, दूसरी स्टेट में जाते हो, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसको आप समझने की कोशिश करते हो, फिर उनके साथ घुल मिल जाते हो, फिर आप आपकी जो एक डेढ़ घंटे की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें आप अपनी जी जान लगा देते हो, ये बात। और वो भी लाइव, उसके बाद जो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, आपके आंसू निकल जाते हो जब खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। तो थिएटर की बात ही कुछ और है, ये इबादत है ऑक्सीजन है। मैं इसको बार बार बोल रही हूँ। बहुत सच में ये रियलिटी है हर थिएटर आर्टिस्ट के लिए, रियलिटी है कि वो उसका ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन आपको हमेशा मिलते रहेगा, यही हम आशा करते हैं। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगी कि आप दिग्दर्शिका भी है, प्रोड्यूसर भी है, उसी के साथ साथ एक्टिंग भी करती है, तो एक्टिंग करना और डायरेक्शन करना आपको क्या अंतर इसमें लगता है? जब मैं सीरियल कर रही थी तो मैंने तब बहुत सारे सीरियल डायरेक्ट किए, टेलीविजन डायरेक्ट किए, डॉक्यूमेंट्री मैंने किया। लेकिन जब मैं यहाँ दिल्ली में आई, जब मुझे दिल्ली में आकाशवाणी में जॉब मिला, तो उसके बाद मैंने ये दूरदर्शन का सब बंद कर दिया। मैं दिल्ली आ गई थी, उससे पहले मैं एम्पेनल प्रोड्यूसर रही दूरदर्शन, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब जब मिली तो मैं ये सब चीजें मेरी छूट गई। तो उसके बाद मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही, लेकिन थिएटर का जो कीड़ा था वो बुलाहट हो रही थी कि नहीं, मुझे थिएटर करना है, किसी तरह से करना है, बाकी चीजें छूट जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छूट जाए, थिएटर नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इफ्ता ज्वाइन किया, जो अजीज कुरैशी के साथ, जो जाना माना नाम है रंगमंच की फिल्म में। मैंने थिएटर इफ्ता ज्वाइन करके हमने बहुत शोज की, 2-3 साल तक तो, 4 साल तक तो मैं इनके साथ ही अभी भी हूँ। इफ्ता इज लाइक माई फैमिली। तो उसके बाद मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया, रूपो थिएटर ग्रुप। और रूपो थिएटर ग्रुप जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एक्टिंग के साथ साथ मैं अपनी डायरेक्शन की तरफ गई। एक्टिंग जब आप कर रहे होते हो तो आप सिर्फ अपनी एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, लेकिन जब आप डायरेक्शन काम कर रहे हो तो डायरेक्टर का काम ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो एज अ डायरेक्टर थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, थिंग्स आर टफ। तो ये थोड़ा मुश्किलात है, लेकिन चैलेंजेस का तो मजा ही कुछ हो रहा है। अगर आपको आसान आसान चीजें मिलती जा रही, आपको प्लेटर में सब कुछ मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं रहती। जो आप मेहनत करके चीज हासिल करते हो ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। आपने इतने सालों से थिएटर किया है, इतने सालों में कौन सी भूमिका आपको बहुत ज्यादा पसंद आई? मैं 2-3 मेरे बहुत ही क्लोज मेरे रहे हैं प्लेस। पहले मैं आपको बताती हूँ, 2012 में मुझे अभी तक 8 टाइम्स के गवर्नमेंट ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया। तो जो लास्ट था वो 2012 में मिला मुझे, तो 8 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था जे में। वो तब मैं यहाँ दिल्ली आ गई थी, आकाशवाणी आ गई थी। और मैं यहाँ बड़ी आपको पहले मजे की बात बताती हूँ, जब मैं दिल्ली आई थी, मैं पहली बार दिल्ली आई थी, तो जब मैं आप कमेंट्स भी डाल रही, मजा आ रहा है कमेंट्स पढ़ के, मुझे लग रहा है मैं इनके आंसर दे दूं। विक्टी वेदी, बहुत ही विक्टी, थैंक यू वेदी।
तो मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, जब मैं दिल्ली आई तो मैं यहाँ पे डल झील, चिनार, ये सारी चीजें ढूंढती थी और मुझे बड़ा हो गया था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में तो ऐसा नहीं होता, कंक्रीट बिल्डिंग्स तो नहीं होती। खैर, मैं चाहूंगी एक बार आप सवाल फिर से रिपीट करें, आपने क्या पूछा था? मैंने कहा सबसे फेवरेट भूमिका कौन सी थी, कौन सी भूमिका आपको बहुत अच्छी लगी थी इतने सालों में? तो मैंने एक प्ले किया था, वो मुझे वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट भेजी, उसका नाम था पूर्णविरा। वो एक ऐसी लेडी की कहानी थी जो स्किज़ोफ्रेनिक थी। बिल्कुल बहुत ही टफ करेक्टर था वो स्किज़ोफ्रेनिया का। तो वो करते करते जब मैं दिल्ली में मुझे उसको रिहर्सल करना था, फोन पे रिहर्सल करनी थी, तो मैं धीरे धीरे उस करेक्टर को जीना शुरू हो गई। एंड ये चीज बहुत गलत होती है कि जो थिन लाइन होती है उसको क्रॉस करना नहीं चाहिए। अगर आप उस थिन लाइन को क्रॉस कर लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उस करेक्टर को जीने लगी। जम्मू जाके जब हमने वो शो किया तो वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि दैट वाज रियली टफ करेक्टर। तो उस करेक्टर से निकलने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन उस करेक्टर के लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो ये तो एक बात। दूसरा एक मेरा प्ले था इसमें चुपते का लिखा, वो जो मैंने इफ्ता के लिए किया था, दो तक और एक सच। तो उसमें सिर्फ दो करेक्टर थे, फीमेल 90 ईयर्स की दो बुढ़ियों का करेक्टर था, जो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सर जश्न जश्न सर सैयद, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो। तो हम जब वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने गए तो हमसे एक दिन पहले नसीरुद्दीन शाह साहब का प्ले था। और लोगों को, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया तो उसी टाइम हंगामा कर लेते हैं। और जिस ऑडिटोरियम में हमारा शो होना था, कैनेडी ऑडिटोरियम, उसमें 2000 की कैपेसिटी का वो ऑडिटोरियम था। और एक दिन पहले जब नसीर साहब शो करके गए थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी और बहुत अच्छा फुल था वो ऑडिटोरियम। और जब हम लोग गए, और हम लोग बहुत डरे हुए थे कि नसीर साहब ने इतना बड़ा बयान उन्होंने रख दिया, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट जब हम स्टेज पर गए, हम बहुत डरे हुए थे। और जब हमने स्टार्ट किया, वो 2 घंटे का नाटक था, पिन ड्रॉप साइलेंस की ऑडिटोरियम में, और जबकि स्टूडेंट्स थे। और जब वो प्ले खत्म हुआ, मेरे साथ जो मेरी को आर्टिस्ट थे, हम लोगों ने एक दूसरे को हक किया, वी स्टार्टेड क्राइंग। वो जो पेंट अप था वो हमारा सब निकल गया। दैट इज माई फेवरेट करेक्टर एंड दैट इज माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस, जो मैं इसको हमेशा याद करती हूँ कि जब आप किसी चीज को दिल से करते हो ना, तो आपके सामने जो ऑडियंस होता है वो आपके से कनेक्ट हो जाते हैं और आपके साथ ट्रेवल करना शुरू हो जाता है। उसकी एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के लिए। झलक तो खैर मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो हाँ यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि थोड़े थोड़े टिडबिट्स हैं, तो बस यही है जी। हाँ, ये सब भूमिकाएं आपने निभाई, आप एक स्त्री भी है, तो एक माँ, एक पत्नी, ये सब भूमिकाएं भी निभानी पड़ती है। तो सबसे कठिन भूमिका आपको कौन सी लगती है? मुझे नहीं लगता कि अगर आप को बैलेंस करना आ जाए चीजों में, और अगर जैसे मैं बताती हूँ, मैंने जब मास्टर्स की चाइल्ड साइकोलॉजी में मैं एमएससी किया, उसके बाद मैंने एमएड किया और बीएड किया। उसके बाद जब मुझे आकाशवाणी में जॉब मिला तो मैंने मास कम्युनिकेशन में एमए किया। तो उसके बाद आई ज्वाइन पीएचडी ज्वाइन किया। और मेरा पीएचडी ज्वाइन करने के बाद मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने एक साल प्रोफेसर लेवल तक पहुंच के बहुत छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम मुझे मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। तो मैंने उस टाइम वो अपनी पीएचडी छोड़ दी और मैं बच्चों के साथ लग गई। इवन उस 2-3 साल मैंने थिएटर भी नहीं किया। तो ये होता है, आप किस तरह से बैलेंस लेकर चलते हो। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनको आप बिल्कुल इग्नोर करोगे, तो फिर ऐसा नहीं होता। और अगर आप आगे चल रहे हो, तो अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस ये है कि एक तो आपको बैलेंस आना चाहिए और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आप अच्छे से निभाइए। कोई भी रोल टफ नहीं है, हर रोल टफ है, बस आपको निभाना आना चाहिए कि आप कैसे उसको निभा सकते हैं। हाँ हाँ, आप इतना सब कैसे मैनेज करती है? मतलब घर भी संभालना, दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, मतलब रेडियो प्रोडक्शन हो, थिएटर हो, इफ्ता थिएटर हो, सबसे पहले इतना सब कुछ कैसे मैनेज हो पाता है? वो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर पैशन हो, पागलपन जो होता है ना, जुनून, वो आपसे सब कुछ करवा देता है। अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का, एक पागलपन है कुछ करने का, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो। बस एक जुनून होना चाहिए कि आपको ये करना है, आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं। हाँ, सच में बहुत
आपको मैम। मैं आपको एक बात बहुत जरूरत होती है कि हमारे साथ व्यूअर हो तो इतनी आत्मीय खुशी मिलती है। उसी तरह से जब यहाँ हमारे साथ व्यूअर जुड़े तो बहुत खुशी मिलती है कि एटलीस्ट हमें कोई सुन रहा है। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी थिएटर से जुड़ी। मेरी मम्मी संस्कृत प्रेज बहुत किया करती थी और तब भी मैं 8th या 9th में थी और मम्मी हमें क्या कहती थी, तो कहती थी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आपकी बचपन के साथ जो चीजें चलती है ना तो आपकी जिंदगी भर रहती है। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि संस्कृत प्रेज के साथ जो इनका हिंदी ट्रांसलेशन है उसको जरूर पढ़ो। तो वो पढ़ के मुझे तभी चीजें समझ आई, चाहे बालविकाग्निमित्रम है या शकुंतलम है। तो ये चीजें मुझे समझ आना शुरू हो गई और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया बहुत शोज किए और म्यूजिक पे उनकी बहुत कमांड थी। वो प्रोफेसर रह चुकी हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में म्यूजिक की। तो वो बहुत अच्छा गाती, बहुत ही अच्छा गाती। तो गाने भी मैंने अपनी माँ से ही सीखी क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टेज आर्टिस्ट को जो थिएटर जो आर्टिस्ट है उसको गाना बहुत जरूरी है, चाहे जैसा गाए लेकिन गाना आना। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि एक थिएटर आर्टिस्ट को गाना, डांस और एक्टिंग तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको तो बचपन से ही ये मिल गया, तो बहुत खुशी की बात है। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? भविष्य में कुछ डिसाइड किया है, ये करना है, इसके साथ काम करना है या कुछ अलग? मैं जैसे आकाशवाणी से जुड़ी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि आकाशवाणी आपको बहुत परफेक्ट कर देता है, खासतौर पे जो आपकी आवाज है, आपका बोलने का तरीका है, उसको तो आपका ठीक करता है। और मैं जाहिर सी बात है मैं रेडियो में ड्रामा जो नाटक अनुभाग है उसको देखती हूँ, वो तो है ही मेरे साथ, लेकिन जो थिएटर है वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। थिएटर मैं छोड़ नहीं सकती, वो मेरे अंदर है। मैं कुछ भी छोड़ दूंगी अपार्ट फ्रॉम जॉब तो मेरे साथ ही, मेरा जो ऑफिस है साथ ही है, बट थिएटर नहीं छूटेगा मुझसे। मैं भले ही दूरदर्शन पे कुछ ना करूँ, सिनेमा के बहुत सारे रोल्स ऑफर हुए, लेकिन वो जो कट और आपका मूड बनाना वो मुझसे नहीं होता। इतना सीरियस करने के बाद अब मैं उस लेवल पे नहीं आ सकती। मेरा बस ये है कि मैं स्टेज नहीं छोड़ सकती, थिएटर नहीं छोड़ सकती, भले ही मैं एक्ट करूँ या डायरेक्ट करूँ। रंगमंच मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा रहेगा। हाँ, तो थिएटर आपके लिए ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इंसान कभी नहीं छोड़ सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो अभी रिसेंटली थिएटर में काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो ये 2 साल निकले हैं कोविड के, बहुत मुश्किल वक्त निकला, क्योंकि मैं खुद भी थिएटर पढ़ाती भी हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत मुश्किल वक्त निकला है थिएटर का। तो मैं जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था, मैम हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मुझे ये बात है कि मुझे लगता है कि जो थिएटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिप्रेशन जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि थिएटर अपने आप में मेडिटेशन है। तो मैंने उस वक्त हम मिल नहीं सकते थे, हम रिहर्सल नहीं कर सकते थे। तो मैं स्टूडेंट्स को मैंने ये बोला कि मैं सब जितने भी युवा परफॉर्मर हैं जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं उनको भी ये कहूंगी कि इस वक्त जब हम लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं कर रहे हैं, इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना भी वर्ल्ड थिएटर आप देख सके ऑनलाइन, तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि आप एक चीज को एक किताब को, रंगमंच की एक किताब को अगर आप बार बार पढ़ोगे, एक नाटक को आप बार बार पढ़ोगे, उसमें हर बार आपको कोई नई चीज नजर आएगी। आप जब एक नाटक को 10 बार देखोगे तो उसमें भी आपको नई नई चीजें समझ आएंगी। और देखना बहुत जरूरी है इंसान के लिए जो थिएटर करना चाहता है। देख देख के आप बहुत चीजें सीखते हो, जब और खासतौर पर उस वक्त जब आप प्रैक्टिकली आप लाइव परफॉर्मेंस या रिहर्सल नहीं कर पा रहे हो मिलके, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा नाटक देखिए ऑनलाइन और ज्यादा से ज्यादा नाटक की किताबें पढ़िए और अपने डिक्शन पे काम कीजिए। डिक्शन पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बहुत उर्दू का कोई नाटक कर रहे हैं, खासतौर पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तुगलक कर रहे हैं और आप उसमें जो आपका किरदार है वो उर्दू बोलने वाला है, और जब आपकी उर्दू ही सही नहीं है, आप तुगलक का करेक्टर कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, तो आपके साथ जो ऑडियंस होंगे वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, वो आपके साथ आप सफर नहीं करेंगे। अगर आप स्टेज पे हो तो आपको बहुत जरूरी है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके साथ ट्रेवल करे, और ट्रेवल करने के लिए आपको एक परफेक्ट इंसान बनना है। आपकी डिक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके हाव भाव की हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी एक ऑडियंस आपके साथ ट्रेवल कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप चीजों को समझे, अपना डिक्शन सीख कीजिए, अपनी वॉइस सीख कीजिए, नाटक बार बार देखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और रेडियो ड्रामा यदि करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ऐसे मुझे लगता है।
बहुत जरूरी है। रेडियो ड्रामा में तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑडियंस है वो आपको सुन रहे हैं, अब वो आपको देखने की नहीं है, वो आप कानों से सुन रहे हैं, उसमें आपका म्यूजिक और इफेक्ट बहुत हेल्प कर रहा है। तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ साथ आपका डिक्शन होगा सही होना, क्योंकि अगर आपका डिक्शन खराब होगा तो आवाज कानों को चुभ जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए, अपनी आवाज निकालिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप पेट से आवाज निकालना, वो एक जो वो आता है ना अच्छी आवाज जो होती है, ये सारा योगा हम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी आवाज के लिए। तो ये चीजें करना जरूर कीजिए जो अभी घर बैठ के थिएटर के लिए कुछ करना चाहते हैं, थिएटर में आना चाहते हैं, तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी। आप भी फ्यूचर में ऐसे ही थिएटर करना चाहेंगी? जिंदगी भर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए। और अंत में मैं अब एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड की वजह से सब आर्टिस्ट एक नर्वस हो गए थे, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया था, सब थिएटर्स बंद हो गए थे, हर कोई सोच रहा था कि मैं कैसे परफॉर्म करूं, क्या करूं। इस सब काल में आपने खुद का कैसे मैनेज किया सब कुछ, जो क्या आपके लिए तो ऑक्सीजन था, तो मैं कैसे आपको पॉसिबल बताऊं, हुआ ये हाँ, सब? एक तो मैंने रूबरू जो हमारे रूबरू के जो हमारे थिएटर के जो लोग हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन रिहर्सल्स की। हमने पिछले 1 साल में 4 बड़े बड़े नाटक जूम पे रह के तैयार किए, बहुत ही बड़े बड़े नाटक वो हमने तैयार की, क्लासिकल प्लेस हम लोगों ने तैयार की। और ये हमें लगा कि आप रिहर्सल भले ही जो आपका बोलने का तरीका है, ब्लॉकिंग बाद में हो जाएंगी जब हम मिलेंगे, लेकिन जो काम है आपको टेक्स्ट और सब टेक्स्ट को समझने का, वो बड़ी आसानी से ऑनलाइन रिहर्सल करके समझ सकते हो। ब्लॉकिंग आप बाद में करो, बट नाटक की जो सोल है उसको समझने का काम ऑनलाइन हो सकता है। तो हमने रिहर्सल की, हमने ये शख्सियत प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हमारे यहाँ जो शख्सियतें आती हैं, सेलिब्रिटीज आती हैं, उनकी लाइफ की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वो हमारे यंग परफॉर्मर्स तक पहुंचे, क्योंकि कोई भी चीज आसान नहीं होती, हर चीज एक तपस्या होती है, शॉर्टकट किसी चीज के नहीं होते। अगर शॉर्टकट होंगे तो वो चीज आपके साथ ज्यादा देर नहीं चलेगी, वो चीज आपके साथ थोड़ी देर ही चलेगी और खत्म हो जाएगी। जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उतनी आसानी से खत्म हो जाती है, और जो चीज आप मेहनत से लेते हो आपके साथ जिंदगी भर रहती है। तो हमने शॉर्ट फिल्म कभी नहीं की थी। जो हमारी टीम है, हमने मंटो लेकर, मंटो नामा करके 22 मंटो की स्टोरीज ली, और उनको हमने अलग अलग अपने घर बैठ के शूट किया, और फिर उसको एडिट किया, और वो सारी फिल्में हमारी मंटो नामा के नाम से यूट्यूब में, और वो लगता ही नहीं कि अलग अलग बैठ के वो हमने उस मुश्किल वक्त में वो फिल्में बनाई। तो एक ये इनका एक मकसद था कि जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाए, और हम कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखें और क्रिएटिव रहें। मतलब सिंपल वे में हम ये कह सकते, चाह है तो राह है। क्या है यदि तो राह इंसान है। चाहता है कुछ करना तो वो जरूर कर सकता है। प्रोग्राम के इस अंतिम छोर पर फिर से हम आपकी किसी नज्म को सुनना चाहेंगे, आपकी पोएम बुक से कोई पोएम हो जाए। नज्म सुनने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जी अगर वैदेही जी आपकी अनुमति है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर जरूर। मुझे एक बात का हमेशा आश्चर्य होता है कि इतनी ऊर्जा, मतलब आपको मालूम नहीं हो कितने फ्रंट पर काजल जी लड़ते रहती है। मैं कभी उनके कविता के पुस्तक का प्रकाशन देख रहा हूँ, कभी नाटक के रिहर्सल देख रहा हूँ, कभी शख्सियत देख रहा हूँ, और उनकी जो पोस्ट आती है, मैं ये कह कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, और ये इतनी ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि इतना सब आप कैसे मैनेज करती है। एक सवाल तो मेरे उसमें से बहुत सारा जवाब मिल भी चुका है। दूसरा मैं ये पूछना चाहता था, चूंकि आप एक महिला है, और थिएटर में महिलाओं को आप पैट्रियार्कल सोसाइटी के एंगल से देखिए, सोशल हायरार्की, कल्चरल हायरार्की के एंगल से देखिए, या फेमिनिज्म के जो जो भी जिस तरीके से भी देखना है, मुझे लगता है कि शायद थिएटर ये एक इतना प्रभावी माध्यम है कि इससे आप अपने आप को मतलब दूर नहीं रख सकते। तो बस आपकी पूरी जर्नी में एक स्त्री एज ए फेमिनिज्म, एज ए सोशल हमारी हायरार्की, कल्चरल हायरार्की, पैट्रियार्की, ये जो भी है, इसमें आप कैसे देखती है, और आप कैसे कोशिश करती है कि ये स्त्री का कैरेक्टर कैसे पोर्ट्रेट किया जाना चाहिए या होना ही चाहिए। मतलब जब सोशल कमिटमेंट की बात आ जाए तो अल्टीमेटली आदमी उस तरीके से सोचता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि चाहे मेल हो या फीमेल, थिएटर में सब बराबर होते हैं और थिएटर आपको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करता। आप अगर चीज पैशनेटली करना चाहो तो आप उस चीज को कर सकते हो। मैं जैसे अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहला जो प्ले किया था रुदाली किया था। जो रुदाली थे वो सभी फीमेल ओरिएंटेड ही फीमेल, और मैंने जितने प्लेस किए फीमेल ओरिएंटेड थे। बीइंग ए वुमेन मेरा ये हमेशा फोकस रहा है कि मैं फीमेल की जो इमेंसिपेशन की अगर हम बात करते हैं, फीमेल की जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर बात करते हैं या चाइल्ड अब्यूज को लेकर बात करते हैं, तो मैंने इस तरह के प्लेस किए। मैंने उदाली किया, मैंने काया प्ले किया जो रिमोट में रहने वाली एक ऐसी लेडी की कहानी है जो विडो हो जाती है और बाद में किस तरह से उसको बेचा जाता है, उसके बाद वो किस तरह से अब एक नई इमेंसिपेटेड वुमेन बन के नजर आती है और आईएएस की तैयारी करके वो किस तरह से पढ़ती है। तो ये इंस्पिरेशनल जर्नी थी एक वुमेन की। फिर मैंने अर्ध काव्य किया। तो मैं एज अ फीमेल मुझे लगता है कि हम एज अ फीमेल मैं शायद वो जो कहते हैं ना कि फीमेल की जो अंदर की जो चीजें हैं उसको शायद अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं उनको कोशिश मेरी यही रहती है कि जो सोल है वो मैं स्टेज पे दिखा सकूं लोगों को। तो ये शायद मेरा प्लस पॉइंट है। हीर रांझा जब मैंने किया तो वो भी क्योंकि मैं फोक से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ और फोक मुझे बहुत मुतासिर करता है। तो हीर रांझा मैंने जब किया तो वो भी फोक और फीमेल की कहानी थी। हब्बा खातून जब मैंने किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हब्बा खातून नाम की भी कोई लेडी थी जेएनके। तब मैंने बताया कि शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पोइटेस ऑफ कश्मीर, एंड जो कश्मीर के आखिरी बादशाह थे यूसुफ शाह चक जिनको अकबर ने कैद किया था, उनकी वो वाइफ रही है। तो वो लोगों को ये भी नहीं पता था। तो बीइंग ए फीमेल, मैं जिस तरह से मैंने कहा कि मेरा यही फोकस है कि मैं फीमेल से जुड़ी हुई चीजों को स्टेज पे ला सकूं। और ऊर्जा की बात आपने कही, ऊर्जा तभी आती है जब आपके अंदर पागलपन हो किसी चीज को करने का, जब आपके अंदर जुनून हो किसी चीज को करने का, पैशन हो किसी चीज को करने का, देन चीजें टफ नहीं होती, बस चीजें होती जाती है। हाँ, बिल्कुल, ऑनेस्टली इस बात से तो लेकिन बिल्कुल सहमत है। आप भी सहमत है, मैं भी, और डेफिनेटली वैदेही भी होगी, और जितने भी थिएटर बिल्कुल से जुड़े बिल्कुल। लोग हैं सभी लोग सहमत है कि वो पागलपन जब तक नहीं होगा आप में, वो जुनून नहीं होगा, तो आप नहीं। अच्छा, ऐसा मैं कोई ख्वाब आपका रह गया है काजल जी, जो आप जो नाटक आप करना चाहती हो, या जो अभी तक ये आपका ड्रीम प्ले होगा, ड्रीम रोल होगा, अभी भी यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रोल और पर्टिकुलर प्ले, वो हम जानना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता, मतलब आप अगर ये सोचो कि आपने सब कुछ कर लिया है तो फिर आपके अंदर वो जो भूख होती है ना किसी चीज को करने की, वो नहीं रहती। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं करना चाहूंगी, बहुत कुछ है जो मैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जो मैं चाहूंगी मैं उनको स्टेज पे उतारूं, भले ही मैं उनको डायरेक्ट करूं या बच्चों को सिखाऊं, स्टूडेंट्स को सिखाऊं। बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें जो नहीं पता है यहाँ पे, जिनको मैं स्टेज पे लाना चाहूंगी, यहाँ पे लोगों को पता चले। जिस तरह से हब्बा खातून के बारे में लोगों को पता चला, फिर मैंने उसको किताब की शक्ल में लेकर आई। 2001 में मैंने इस नाटक को लिखा था, जो मैं 2021 में मैं उसको किताब की शक्ल में लेकर आई। और एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, पैशन तो है ही जरूरी, लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी ना हो, पैशन के साथ साथ ईमानदारी और सिंसेरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों चीजें आपके साथ है तभी आप कर सकोगे। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। थिएटर जो इबादत है, एक मंदिर की तरह है कि जहाँ आप सारी चीजें बाहर छोड़ पूरी प्योर आत्मा के साथ, प्योर सोल के साथ आप जाते हो। और स्टेज ऐसी जगह जो आपको खींचता है, इट्स सो डिवाइन। अगर आपके अंदर छल कपट है तो स्टेज पे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन, हाँ। मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया काम करने के लिए, वो मैं कर रही हूँ। मेरे ख्याल से यही आप पूछना चाह रही हैं या कुछ और? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा ने, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो, मेरी मम्मी और पापा दोनों बहुत जनूनी रहे हैं थिएटर के लिए, म्यूजिक के लिए, लिखने के लिए। तो वही चीजें मुझ में इन्वाइट हैं, और थिएटर तो मेरा इंस्पायर करता है मुझे कि मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं, स्टूडेंट्स को जो सिखाऊं वो ऐसी चीजें सिखाऊं जो कभी किसी ने की ना हो। मैंने अभी लॉकडाउन में एक नाटक किया सलोमी, ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है सलोमी, जो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं है। मैंने श्री राम के स्टूडेंट्स के साथ वो, उसके बाद मैंने एक और प्ले शुरू किया, वो भी नहीं हुआ है। काव्य नाटक है ब्लैक होल, उद्यान जी का लिखा हुआ, उद्यान शर्मा जी का लिखा हुआ। मैंने वो बहुत टफ ना प्ले था, ये कभी नाटक हुए नहीं। तो मैंने वो, वही मेरी वही कोशिश रहती कि मैं वही चीजें लूं जो किसी ने नहीं, टैलेंट की तरह। क्योंकि टैलेंट देखे जब आप कोई काम करते हो तो आपके अंदर आइडिया आते हो, आप अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हो।
अगर आप वही रिपीट चीजें बार बार करोगे तो नयापन कहाँ से आए, और देखने का भी मन नहीं करेगा उसको। कभी कभी इंसान थक जाता है, उब जाता है, ऐसे लगता है नहीं अभी नहीं कर सकता। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है और आप उठ के खड़े हो गए और शुरू किया? नो नो नो, थिएटर को लेकर, राइटिंग को लेकर कभी नहीं। मैं कभी बहुत थकी हुई भी हूँ, लेकिन मेरा कई बार मन नहीं करता ऑफिस जाने का कि मैं तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए कहा आपको कि ऑफिस ब्लेस्ड कि मैं वही चीज कर रही हूँ ऑफिस में जो मेरा पैशन है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरा बुखार, मेरा बॉडी सब दूर हो जाता है ऑफिस में काम करने से, रिकॉर्डिंग करने से, नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ने से। तो मैं बहुत ही रिफ्रेश फील कर देती हूँ। तो मुझे कभी नहीं लगता, घर बैठ के जरूर लगता है मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मैं रिहर्सल करती हूँ, जब मैं ऑफिस जाती हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो ये चीजें मुझे नजर ही नहीं आती। हाँ, हर इंसान के लिए उसके मम्मी पापा आइडियल तो रहते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके लिए आइडियल कौन है? मैंने जो सीखा है, मैंने आपको, मेरे पास थिएटर की कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। मैंने मास कॉम किया है, मास्टर्स किया है, या जिस तरह से मैंने आपको कहा मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी होम साइंस में एमएससी की है। तो जो ट्रेनिंग की जरूरत होती है वो ट्रेनिंग मुझे मम्मी पापा से ही मिली। मैंने कोई ऐसे फॉर्मल क्लासेस या थिएटर की क्लासेस नहीं ज्वाइन की। तो मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उन्होंने ही मुझे हाथ पकड़ के इस फील्ड में चलना सिखाया है। वैदेही जी, हम एक काम करते हैं कि अभी किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो वो भी एक 2-3 सवाल ले ले और फिर उसके बाद में हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गणेश यदि कोई यस यस, कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर, ओके। नवले सर। काजल जी नमस्ते। You have introduced the Kashmiri political beauty and bounty as well as with your wisdom. बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन, डायलॉग। बहुत शुक्रिया। इतना तजुर्बा है कि ये वर्ड में, आर्टिस्टिक वर्ड में आने वाले गर्ल स्टूडेंट्स को आपका मैसेज क्या होगा कि रातों रात स्टार बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने आपके सवाल पूछने से पहले मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आपके सामने कोई चीज अब बहुत आसानी से आपको अगर मिलती है तो वो ज्यादा देर नहीं रहती, और जिस चीज को मुश्किल से हासिल करते हैं वो चीज आपके साथ जिंदगी भर रहती है। शॉर्टकट तो है ही नहीं फील्ड में। अगर आप दिल से काम करोगे तो शॉर्टकट नहीं, ये साधना है। और अगर आप साधना समझ के नहीं, हॉबी समझ के काम करोगे तो वो शॉर्ट लिव। तो you have to be very careful about that also कि आप किस तरह से काम करते हैं। बहुत बहुत मैडम धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन। थिएटर, उसका तो संबंध बहुत ही इंटीमेट रहा हुआ चुका है। बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द मास्टरपीसेस ऑफ लिटरेचर। साहित्य कौन सा पढ़ना चाहिए मास्टरपीसेस ऑफ लिटरेचर थिएटर के स्टूडेंट्स? साहित्य कुछ भी पढ़ना चाहिए। मैं कुछ भी पढ़ती थी क्योंकि हमारे घर किताबें तो आती थी, साहित्यिक चर्चा होती थी। मेरी जो परवरिश हुई है अमर चित्र कथाएं पढ़ने से स्टार्ट हुई हैं। मैंने बचपन में बहुत सारी अमर चित्र कथाएं, चंदा मामा, चंपक, लोटपोट, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। नैन्सी ड्रू से लेकर एनेट बेल्टन से लेकर टिनटिन से लेकर सब कुछ पढ़ा है। सब कुछ पढ़िए, ये नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हैं सब कुछ पढ़िए, हर तरह की लिटरेचर पढ़िए। आपका मेंटल हॉराइजन ब्रॉड होगा, आपको चीजें समझ आएंगी, वोकैबुलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो आई प्रेफर कि सब कुछ पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह का लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। मैं बच्चों की किताबें अभी तक पढ़ती हूँ, तो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती। सब तरह की किताबें पढ़ी। थैंक यू मैडम, बहुत ही आप आंसर। कभी कभी क्या होता है कि आई शुड नॉट आस्क द क्वेश्चन बट आर्टिस्ट, immature artists are being used as in a politics, a device in politics. politicization होना चाहिए। आर्टिस्ट का धर्म क्या होना चाहिए? What is the religion of an artist in a country like India? थिएटर में जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सब बराबर होते हैं। किसी का कोई धर्म नहीं, किसी का कोई पोस्ट नहीं। हम सभी, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, हम जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, झाड़ू लगाते हैं स्टेज को। हम लोग सब बराबर हैं, कोई कास्ट नहीं, कोई पोस्ट नहीं। थिएटर में सब बराबर होते हैं। तभी तो थिएटर मैजिकल है, तभी तो थिएटर बहुत डिवाइन है। और कोई पूछना चाह रहा तो बताइए, फिर हम लोग फिर से सूत्र वैदेही जी की तरफ दे देंगे और वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई सवाल?
मुझे लगता है मुझे कई तो सारे लगता है उनके हो गया। सवालों के जवाब ऑलरेडी काजल जी ने दे चुके हैं और आप हाँ वैदेही से आप भी पूछ चुकी हो, तो बिल्कुल कोई बात बिल्कुल। नहीं, हम और आखिरी जैसे पड़ाव कि में है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा था कि कार्यक्रम की शुरुआत हमने एक नज्म से की थी और एंड में भी हम आपकी एक पोएट्री सुनना चाहेंगे, तो क्या जी पेश करना चाहेंगे बिल्कुल आप? बिल्कुल, मेरा कश्मीर ही सुनाना चाहूंगी आपको। चिनार जो है कश्मीर में ही होते हैं। चिनार सबको पता होगा, बहुत खूबसूरत पेड़ है जो सिर्फ कश्मीर में होता है। चाहे वो चार चिनार हो, चाहे चिनारों की वो हो, बारी हो, बाग हो चिनारों के। तो चिनार को लेकर एक कविता है, गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां। ये नज्म है मेरी। बाहर के मौसम में खूबसूरत चिनारवारी में जब बाहर आती है तो चिनारों की जो बाग है वहाँ के खूबसूरत चिनारवारी में चिनार के पत्ते दास्तां सुनाते हैं कितने ही गुज़िश्ता मौसमों, कितने ही गिलास के फलों से। गिलास चेरीज होती है, चेरीज आप लोगों ने देखी होंगी, चेरीज होती है जो सिर्फ कश्मीर में होती है। तो कितने गिलास के फलों से चेरी के पेड़ भर जाते थे। बादाम वारी में अनोखी रौनक। बादाम वारी मतलब जहाँ पे बादाम के पेड़ होते हैं और बादाम लगते हैं। बादाम वारी की अनोखी रौनक दिल को छू लेती। डल झील की सीने पर खूबसूरत रंग बिरंगे शिकारे खुशगवार समा बांधते थे। लेकिन जब पतझड़ आया, चिनार के पत्ते झड़ गए। अपनी खाली बाहों के साथ एक सूनापन लिए चिनार अचानक बूढ़ा लगने लगा। जब चिनार के पत्ते झड़ जाते हैं, ये उस वक्त के लिए है, चाहे तो उसको उस तरह की जो सिचुएशन उसके साथ लें या फिर पतझड़ के साथ लें। अपनी खाली बाहों के साथ एक सूनापन लिए चिनार अचानक बूढ़ा लगने लगा। एक नए मौसम के इंतजार में, मर कर जीने की ख्वाहिश में, खामोशी में उगते इंतजार के साथ सुनाता है गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां चिनार का पेड़ कि नए मौसम जरूर आएगी। बहुत क्या शुक्रिया। बात है, वाह वाह। कश्मीर सामने आ जाता है आपकी कविताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप इतनी व्यस्त रहती हैं, व्यस्तता में से समय निकाल कर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, इसके माध्यम से कला संस्कृति संवाद माला में आप आई, हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के जो भीष्म पितामह है, उन्होंने तराशा हुआ एक नायाब हीरा है आप, जिसकी चमक दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रही है और ऐसे ही बढ़ते रहे, ये आशा मैं यहाँ पे व्यक्त करती हूँ। पुनश्च आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी का गणेश बहुत सर, यस यस गणेश सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। अधिकृत आभार ज्ञापन। और यस अब मैं क्या कहूँ काजल जी, मैं हम लोगों के बीच में एक शर्त लगी थी, पहले कौन आएगा, तो मैं ये शर्त जीत चुका हूँ कि मैं काजल जी को लेके आया। और आप हमारे सारे दोस्तों में सारे इसमें काफी मतलब उत्सुकता का भी विषय रहा कि क्योंकि काजल जी के बारे में सुना बहुत है, देखा बहुत है, सर आप बहुत बताते हैं उनके बारे में। मैंने बोला ये व्यक्ति, ये शब्द जब सामने आएगा तभी पता चलेगा, शायद मैं कुछ भी बताऊं। और हमेशा एडमायर किया है आपके काम को। बस मौका है कभी हम किसी प्ले के बहाने, किसी नाटक के ही कोई बहाने हम लोग मिले, जैसे ही कोरोना का ये काल चले जाता है, तो आपका जब भी शो होगा, जब भी हम कोशिश करेंगे दिल्ली आने की, या भविष्य में ये कोशिश करें कि आपका शो नागपुर में हो, अमरावती में हो, वर्धा में हो, हम कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि थिएटर की इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, बिल्कुल, और इसके बावजूद हम लोग इतना इतना करीबी महसूस करते हैं। जी अब बिल्कुल। ये बच्ची हमारी वैदेही को, इसको शायद मैं 3-4 साल से पिछले बार मिला नहीं हूँ, जबकि बहुत टैलेंटेड बच्ची है, बहुत मेहनती है। जब आपका जिस दिन आया था मुझे लगा कि शायद वैदेही, क्योंकि बहुत सिमिलरिटी है आप में, उसमें वो आकाशवाणी का भी काम करती है, वो टीचर भी है, वो मतलब बहुत सिमिलरिटी आप में और उसमें मैं देख रहा हूँ। और वो जुनून जो आप बताती है वो वैदेही में भी है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए कि इंटरव्यू लेने वाला भी मतलब आपको कनेक्ट कर सके। तो बहुत अच्छी आज की ये सफर रहा, बहुत अच्छा आज की ये यात्रा रही। और डेफिनेटली गणेश सर, यस बहुत यस शुक्रिया, बिल्कुल। बहुत और बहुत। मेरी सारी दारोमदार जो है वो गणेश सर पर होती है, क्योंकि पूरा टेक्निकल जो मामला है, ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, डॉक्टर गणेश शिंदे देखते हैं, और जिनकी वजह से मैं निश्चिंत रहता हूँ। उनकी अपनी एक टीम है, बढ़िया बढ़िया काम होता है।
Yes, thank you. डॉक्टर गणेश सर, अब आपको सूत्र सौंप रहा हूँ। Yes, 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 sir. Thank you, thank you. आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी हाँ यस यस। संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद आयोजित इस कला संस्कृति संवाद माला में आज हमने सुना काजल जी सूरी मैम को, फिल्म एवं रंगमंच अभिनेत्री, लेखिका, निर्देशक काजल जी सूरी। आपने हमें बहुत आपका कीमती समय दिया, हमारे इस कार्यक्रम में आप सहभागी हुए और हमें आपके अनुभव से समृद्ध किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो मुलाकात है, ये जितने अच्छे तरह से और बहुत ही एक खिलवाड़, या खिलवाड़ नहीं बोलूँगा मैं, वो अच्छा शब्द की, बहुत ही एक खेल के जैसा खेल खेल रहे हैं हम कुछ, वैसे खेल जैसा मुलाकात आपने लिया। वैदेही चौरे मैम, सोहितकर मैम, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कदम, अशोक केंद्रे, अतुल जी नानचकर, बालाजी सोएगांवकर, और हमारे डॉक्टर नवले सर, हेमंत साने सर, कैलाश पोपुलवाड़, काका साहेब गौली, किशोर उडान, प्रदीप सालवे, प्रियंका वाघरे, राकेश वानी, सोनी जादव, सविता साखरे मैम, और हमारे संतोष जी परचुरे सर, रमेश जी शिंदे सर, राकेश वानी सर, मैं आप सभी का, जिनके नाम मैं ले नहीं सका, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी ये कार्यक्रम का आयोजन नियोजन में हमारे सभी जो पदाधिकारी है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मान्यवरों की अनुमति से ये कार्यक्रम यहाँ गणेश जी, दो और बड़े व्यक्ति, गणेश जी, दो और बड़े व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े रहे। महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर बर्वे जी, वो भी हमारे साथ में रहे हैं। और मेहता मैडम भी हमारे साथ में, सरला मेहता मैडम भी हमारे साथ में रही। यस यस। उसके अलावा जर्नलिस्ट सविता कुलकर्णी जी भी हमारे साथ में रही है अभी तक। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की विशेषता रही है। सरला मेहता मैम और चंद्रकांत जी बर्वे सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप इस कार्यक्रम में जुड़े और मान्यवर की अनुमति से ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, ऐसे मैं जाहिर करता हूँ। और फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं एम रियली थैंकफुल सदा जी, हर प्रोग्राम में आती और इतनी एक प्यार बोल रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। हम यहाँ हमारा मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।